ओके। तो ये न्यूज़पेपर का सेशन है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। और करंट अफेयर के साथ साथ जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट होता है यूपीएससी से रिलेटेड, पीएससी से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। ओके। तो कुछ चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हम लोग इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। और मेजर पार्ट आज जो रहेगा जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है। ठीक, इसके साथ में यूएनएससी का भी जो कुछ पार्ट्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सोलर पैनल को लेके जो इंडिया एक नई एनर्जी पावर अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है वर्ल्ड वाइज, उन सभी विषयों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। तो चलिए एक छोटी सी पहले न्यूज़ है। 7 एम्प्लॉइज ऑफ इंफ्रा कंपनी गन्ड डाउन इन कश्मीर टेरर अटैक। ठीक। ये कश्मीर को आप सभी लोग जानते हैं और यहाँ पर आप सबको पता है अटैक्स भी लगातार होते रहते हैं। ठीक है। आप जब टेररिस्ट को पढ़ेंगे, टेररिज्म को जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपके हमेशा माइंड में रहनी चाहिए कि जब भी आप डेवलप्ड की बात करेंगे, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं से अपनी गन्स लेके आएंगे और आपको फिर से बैकफुट में ले जाने का, ठीक है, पूरा का पूरा एफर्ट डालते हैं। ठीक। और उनके पास लास्ट ही ऑप्शन बचता है कि चलो एक काम किया जाए, अपना टेरर बनाया जाए। ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है और इसलिए हमने इसको कवर किया कि अभी अभी न्यू गवर्नमेंट बनी है जम्मू एंड कश्मीर में और उसके बाद ये अटैक यहाँ पर हुआ है। ठीक है। तो चलिए अभी इसमें क्या स्टेप्स लिए जाएंगे अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे थे अलग अलग स्टेट से थे। ठीक है ना, जैसे बिहार से, मध्य प्रदेश से, जम्मू, इंक्लूडिंग सेफ्टी मैनेजर, ये सब लोग यहाँ पर काम कर रहे थे जिनके ऊपर लगातार अटैक्स किए गए थे। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आज के जो हमारा मेन पॉइंट है वो है नाफेड, NAFED। आप जानते हैं ये किस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है? नाफेड किस से रिलेटेड है? ये एग्रीकल्चर से है, इसको लिख लीजिए। ठीक है। नाफेड पोस्ट गोज टू एग्रीकल्चर ऑफिशियल वीक लेटर टू कोऑपरेशन। ठीक। हमारे यहां पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है इस समय इंडिया के? हम्म। हाँ जी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, इस समय क्या है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। क्या नाम है इनका? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। तो ये हमसे पूछेगा नहीं, फिर भी हमारे पास इतनी मेजर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ डिस्कशन हो तो हमें पता हो। ठीक है। मेरे शिवराज सिंह चौहान डिसीजन टू असाइन एडिशनल चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग कहते हैं नाफेड। ठीक। अब देखिए ये आ गया न्यूज में। ठीक है ना। अब जब न्यूज में आया तो हम ये सोचते हैं कि सर अब इसका काम क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एग्जाम आता है ना तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने असाइन किया, कौन अपॉइंट हुआ, कौन डायरेक्टर बना। यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। आपसे वो सीधा किसके बारे में पूछ लेगा? नाफेड के बारे में पूछ लेगा। नाफेड है क्या, नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट क्या है, नाफेड का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस प्रकार से इसका वर्किंग सिस्टम काम करता है। ठीक है। और जब आप मेंस भी लिखने जाते हैं तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले नाफेड के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट, क्या है इसका फुल फॉर्म? ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक। ये कब स्टेब्लिश किया गया है? 1958 में। ठीक है। हम फ्रीडम कब प्राप्त किए हैं? 1947 में। ठीक है। और आप सबको पता है कि इंडिया एक कैसी कंट्री है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है कि नहीं? हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर ही है वो कैसा है? एग्री का है। ठीक है। आज इंडिया का जितना आप मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स देखेंगे वो किस पे डिपेंडेंट रहता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर पर रहता है। ठीक है। इसी से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था। क्या काम है देखते हैं थोड़ा सा। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। किसके अंडर में रजिस्टर्ड किया गया है इसको? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब आप देखेंगे इन इंडिया कैसा है,
कई सारे स्टेट से मिलके हमने इंडिया को बनाया हुआ है। इन इंडियाज में भी आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सुना है कभी कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? क्या करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज? बैंक भी होती हैं, सोसाइटीज भी होती हैं, ठीक है ना। आप बैंक से ही कोरिलेट करके आप बना सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, ठीक है ना, या फिर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए जो भी पॉलिसीज आती हैं, इन उन सब पॉलिसीज को किस तक पहुंचाने के लिए, फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए ये सब कौन काम करता है वहां पे? जो सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये सब काम करती हैं। इट वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द farmers. Agriculture farmers are the main members of the NOFET who have the authority to say in the form of the members of general body in the working of NOFET. ठीक, यानी सीधा इनका कनेक्शन किसके साथ है? फार्मर्स के साथ है, और फार्मर्स का कनेक्शन सीधे किसके साथ है? नॉफेट के साथ है। ठीक है, तो नॉफेट का काम किसके बेनिफिट के लिए है? फार्मर्स के लिए है। ठीक है, तो फैसिलिटेट, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट द मार्केटिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज of the cooperatives, institutes, partners, associate in agriculture, commodities, articles and goods. ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, इन सब चीजों को प्रोमोट करवाना और साथ में सेल आउट करवाने का काम कौन करवाता है? नाफेड करवाता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रमोट on the behalf of the institution of the government or government organizations, interstate, international trade and commerce. अब आप बताइए, कोई भी फार्मर्स अकेला अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जो भी क्रॉप्स वो प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो कहीं पर सेल आउट तो नहीं कर सकता है, प्रमोट तो नहीं कर सकता है। उसके बिहाफ में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट होने चाहिए, है होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कुछ एकेडमीज होनी चाहिए जो फार्मर्स के बिहेव में क्या करें? वर्क करें। ठीक, इसी के और फार्मर्स के बिहेव में कौन काम करता है यहाँ पर? नाफेड काम करता है। जैसे मान लीजिए पंजाब है, पंजाब में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? एग्रीकल्चर में व्हीट का होता है एंड राइस का होता है। ठीक, अब आप फार्मर्स को मान लीजिए अपने व्हीट्स को या राइस को बेचना है, कहाँ बेचना है? साउथ में बेचना है। इडली डोसा सबसे ज़्यादा कहाँ खाते हैं? साउथ में खाते हैं। तो कंज्यूम सबसे ज़्यादा राइस का कहाँ पर है? साउथ में है। यानी इंडिया की अगर बात करें, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक नॉर्मल फार्मर पहुँच सकता है क्या वहाँ पे? नहीं पहुँच सकता है। तो मीडिएटर का काम कौन करेगा? है ना? आई बात समझ में? इसी प्रकार से जो मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं, मंडीज वगैरह आप देखते होंगे आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के करेगा। अगला है टू एक्ट एज एन एजेंट और एनी गवर्नमेंट एजेंसी, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, परचेज, सेल, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम यहाँ पर ये देखता है। कौन? ठीक है, टू एक्ट एन इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम करता है कि अगर किसी भी प्रकार की चीजें हैं तो उन्हें दिया जाए। ऑर्गेनाइज कंसल्टेंसी वर्क वेरियस फील्ड ऑफ द बेनिफिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स, अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, मशीनरी, इंप्लीमेंट्स, प्रोसेसिंग और पैकिंग का भी काम करवाता है। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है और ये चार्ज लिया गया है नॉफेड का। ओके, तो अब कभी भी नॉफेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बता पाओगे, है ना? तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में अपने रखना है। अब देखिए, जैसे अब नॉफेड के बारे में हमने पढ़ा तो कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी आपके सामने निकल के बाहर आएंगी। ठीक है ना, हम FCI के बारे में भी पढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल नाबार्ड आएगा जो इनसे रिलेटेड, बैंक आ जाता है। ठीक है, कई सारी संस्थाएं आपके सामने बार बार आएंगी जिन्हें आपको को रिलेट करके आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? को रिलेट करके। ठीक है, एक काम और होता है नाफेड का, जैसे मान लीजिए WTO है, ठीक है ना, या फूड ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्ल्ड लेवल पर है, तो मान लीजिए हम किसी चीज़ को थीम लेके चल रहे हैं, 24 का, 25 का, 26 का, या 22 का, या 20 का, या फिर प्रीवियस ईयर आप कोई उठा लीजिए। ठीक है ना, जैसे कभी कभी आपको राइस का मिलेगा, मोटे अनाजों का मिल सकता है, तो इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करवाने का काम कौन करता है? आपका नाफेड करता है। ओके, क्लियर है पॉइंट्स? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज ट्रेड गैप विद UAE, ASEAN widens
इंडिया पॉजेस स्टॉक विथ अदर्स। ठीक, अभी कुछ दिनों पहले ही किसका समिट हुआ है? आसियान ग्रुप का समिट हुआ है। ठीक, आसियान ग्रुप समिट में इंडिया ने भी अपने कुछ पॉइंट्स वहां पर रखे थे। ठीक है, इसी में एक न्यूज आई है, आफ्टर अ सीरीज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए के बारे में सब लोग जानते होंगे, क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स? बिल्कुल कोई बैरियर्स नहीं है, ताकि हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को किसी अदर कंट्री में, प्लस जो हमारी मेंबर्स या ब्रदरहुड्स कंट्री जो भी हैं वो हमारे यहां पर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कोऑपरेशन बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, है कि नहीं? साथ में इकोनॉमिकल पावर भी बढ़ेगी। ठीक, हमारे जीडीपी, फॉरेन करेंसीज भी हमारे इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी? प्लस हम जिस अदर कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे तो वहां पर भी हमारा जो भी डोमेस्टिक गुड्स है, थिंग्स है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, उसे हम वहां तक क्या कर सकते हैं? इजी वे पे, सस्ते दाम में, चीप रुपीज में क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। तो इंडिया ने एक्चुअल में क्या किया है? टेम्परेरी पॉजिंग टॉक फॉर ट्रेड पैक्ट्स विथ स्मॉलर कंट्रीज सच एज ओमान एंड पेरू। तो ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इंडिया फिर से स्टार्ट करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए काम किया गया है। ठीक है, तो छोटी सी खबर है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन को दिमाग में रखना है कि ये अभी स्टेप लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, यूएनएससी। ठीक, इंडिया, ब्राजील, अफ्रीकन कंट्रीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन यूएनएससी सेज Lovros. ये कौन है? इंडिया हैज बीन एट forefront to efforts calling for reform of security council. ठीक, ना केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज हैं जो यूएनएससी के रिफॉर्म की बातें करते हैं। क्यों रिफॉर्म की बात करते हैं? ये मेजर डिबेट का क्वेश्चन बना हुआ है, और जब तक इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन जाता है तब तक ये डिबेट्स चलनी है, और आप तब तक एग्जाम देंगे ही देंगे। ठीक है ना, आने वाले 1-2-3 इयर्स में आप सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो घुमा फिरा के आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में और आपके इंटरव्यू में, और मान लीजिए बाई चांस आपको फॉरेन सर्विस मिल गई तो हमेशा के लिए ये पॉइंट्स आपको अपने रेडी करके रखने होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं यूपीएससी के एग्जाम में, जो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रसिया's टॉप डिप्लोमेट हैज सेड दैट हिज कंट्री बिलीव दैट इंडिया, ब्राजील, African countries should be represented in the UN Security Council on permanent basis to ensure the representatives of global majority state on task news। ठीक है, ये तो इन्होंने इतना कह के अपना फुर्सत हो गए। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमें ये देखना है हम। ठीक है, फर्स्ट ये हो जाता है कि यूएनएससी के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। अब इसमें इंडिया के लिए कौन कौन सी कंट्रीज क्या करती हैं? वोट कर रही हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके मेजर रीजंस भी हैं कि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि आप उसे परमानेंट मेंबर बना सकते हैं। ठीक है ना, और है कि नहीं है योग? ठीक, आप लोगों ने मिर्जापुर सीरीज देखी है, उसमें मुन्ना भैया कहते हैं ना, जब आप योग्य हो ठीक है, और आपको फिर भी आपको क्या ना मिले, गद्दी ना मिले, सीट्स ना मिले, तो दुख होता है। तो ऐसे इंडिया के साथ है कि यू आर कैपेबल, ठीक है, यू आर एबल, आप योग्य भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको सीट्स नहीं मिल रही है, तो बहुत दुख होता है। उसमें ये डायलॉग है उनका ठीक है, तो चलिए, हमें भी दुख है कि इंडिया अभी तक परमानेंट सीट नहीं बन पाया है। ठीक है, लास्ट मंथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अभी नए नए बने हैं, क्या नाम है इनका, इनको भी ध्यान रखना है अपन को, कियर स्टारमर, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमोंसे मैक्रोन इन बैकिंग इंडियाज बिड फॉर परमानेंट सीट्स। अब प्रॉब्लम्स कहां पर आ जाती है इंडिया के परमानेंट सीट्स बनने पर? हमारा पड़ोसी कंट्री है, अपने ऊपर बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका? तो मेड इन चाइना ही है, तो समझ सकते हैं आप लोग
ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट करता है। चलिए, तो इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, सपोर्ट फॉर इंडिया परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी कौन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्टकट्स में इनको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडिया हैज बीन कंपेनिंग फॉर परमानेंट सीट ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएनएससी कहते हैं, ठीक है। क्यों चाहते हैं भैया? एडवांस इमर्जिंग इकोनॉमीज है आज के डेट में। अगर आप देखेंगे तो पीपीपी में भी हम लोग, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में भी वर्ड्स की कौन सी इकोनॉमी हो जाते हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाते हैं, ठीक है ना। आज आप इंडिया का परचेजिंग पावर उठा के देखेंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड ट्रेड में अगर आप उठा के देखेंगे, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबसे पहले मार्केट सर्च आउट करती हैं। और सबसे अच्छा मार्केट अगर वर्ल्ड में कहीं पर है, वो कहाँ है? इंडिया में है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी फैमिलीज मिलती हैं? मिडिल क्लास फैमिलीज मिलती हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज का प्रायोरिटी क्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल। और है ना, एक हाई एक्सपेक्टेशन भी होती है। इनकम कैसी है? थोड़ा लो है। हम चाहते हैं कि हमें सर्विसेज भी अच्छी मिल जाएं, गुड क्वालिटी की, और थोड़ा सा रेट भी जो रहे थोड़ा सा बार्गेनिंग लेवल पर मिल जाए। कि अगर आप जैसे जाते हैं ना मार्केट में, लड़कियों के पास बार्गेनिंग पावर्स ज़्यादा होती है, मोर देन, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों के सामने क्या आ जाता है? मेल ईगो। ये नहीं बोलेगा, मैं बोल देता हूँ ठीक है, क्या आता है? मेल ईगो आ जाता है, ठीक है। हम अपना जेब नहीं देखते, लड़कियां अपने अच्छे से जानती हैं कि अगर कोई गुड्स कितने का आ रहा है, मान लीजिए 1250 का, तो वो उसको 250 में ले आ लेंगे, इतना उनमें टैलेंट है ठीक है। चलिए, तो हम मुद्दे पे आते हैं, ओके। तो नंबर 1 पर कौन है? यूएन स्टेट। इंडियाज रोल ऑन द ग्लोबल स्टेट is acknowledged and its aspirations for UNSC reform or the need of the horse। तो कौन है नंबर 1 पर? आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट भी है, देन यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इट्स डिजायर फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि हम भी एक लार्जर डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं कि नहीं आते हैं। आज हमारा पॉपुलेशन देखिए कहाँ पर है, टॉप पर है। आने वाले 10 साल में हम इतना आगे होंगे कि हमसे आगे कोई जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर क्या है? फ्रांस। खैर ये शर्म की बात है, पर क्या करें अपन। चलिए, फ्रांस एज वन ऑफ द P5 मेंबर्स, मीन्स परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं उनमें है, वो भी चाहता है इंडिकेट सपोर्ट फॉर इंडिया परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स। अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ना, ये कैसी हैं? ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वे भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया को मेंबर होना चाहिए। फिर रसिया है, लॉन्ग स्टैंडिंग अलाय। रसिया हैज कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप। मतलब ये कंट्रीज, अब इसी की स्टेटमेंट में तो हम लोग एक क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब रसिया तो ऑलवेज, जब से है तब से बैकफुट कर रहा है कि भैया इंडिया को ही परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ओके। फिर G4 कंट्रीज इंपॉर्टेंट। G4 कंट्री में कौन कौन है? जर्मनी, जापान, ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। ये भी क्या चाह रही हैं कि इंडिया को, ओके। देन अरब नेशंस। अरब नेशंस में आप जाइए, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया आपका। इन सब ने भी इंडिया कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया हुआ है। देन अफ्रीकन यूनियन पर आते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज सब ने किया है। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज को आप देखेंगे तो इंडिया के प्रति, प्लस इंडिया का अफ्रीकन कंट्रीज के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट भी देखते होंगे तो आपको पता चल जाता है कि हमारा उनसे हर प्रकार का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। रीजनल भी है, थोड़ा सा कल्चरल भी मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ पर भी ट्राइब्स हैं और यहाँ पर भी ट्राइब्स हैं। प्लस कल्चरल एक्सचेंज भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। प्लस वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, हम भी, ठीक, हम भी सॉवरेन कंट्रीज, वो भी। आ रही बात समझ में? तो अगर आप देखेंगे तो सेम हमारी लड़ाइयाँ रही हैं, किससे? ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है। फिर अगला है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका हो गया,
अर्जेंटीना है, चिले है, मैक्सिको है, इन सब चीज़ों देशों ने भी, छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, आइलैंड है, इनने भी क्या किया है, इंडिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, अदर नेशंस में भी लें, कनाडा को, अभी थोड़ा सा कनाडा को आप किनारे कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा किनारे कर सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अफ्रीका, सिंगापुर, वियतनाम, इन सब ने सपोर्ट किया है और इंटरेस्ट भी किया है कि भैया इंडिया को परमानेंट मेंबर्स बनाया जाए। ओके, तो ये पॉइंट्स हो गए जो मेजर कंट्रीज बड़ी बड़ी हैं, बाकी छोटे मोटे कंट्रीज के तो अपन अभी नाम भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो यूएनएससी इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये बताइए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बिगाड़ने में कभी इंडिया ने कोई रोल प्ले किया है? कभी नहीं किया है। इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड पीस एंड, ठीक है, सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड्स। ठीक, और जब भी कोई वॉर भी होता है तो इंडिया हमेशा किसकी बात करता है? पीस की ही बात करता है। ठीक है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रसिया गए, यूक्रेन गए, ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी जो वॉर चल रहा है, तो हमेशा क्या कहते हैं कि इंडिया वो कंट्री है जो, और क्या चाहती है, हमेशा पीस चाहती है। ठीक है, एक स्लोगन चलता है हमारी कंट्री में कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। ठीक है ना, क्या चाहते हैं? बुद्ध। बुद्ध क्या है, किसके सिंबल है? पीस एंड लव। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है कि इन इंडिया हमारे यहाँ पर युद्ध नीति नहीं, बुद्ध नीति काम करती है। तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिए, ये आपके ऐसे में भी काम आएगा, प्लस आपके आंसर राइटिंग में भी ये वर्ड्स काम आते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम कौन सी नीति पे काम करते हैं। हाँ जी, ओके। 5 परमानेंट मेंबर्स, P5 कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, रसिया एंड 5th नंबर चाइना। ओके, अब आप देखेंगे जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो 4 मेंबर्स परमानेंट हैं उनमें से यूएसए हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया और फ्रांस हो गया। ये 4 मेंबर्स इंडिया को क्या कहते हैं? शुड बी परमानेंट मेंबर। लेकिन यूएन में क्या चलता है, अगर एक ने भी वीटो पावर यहां पर यूज कर दिया तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है, तो याद रखना है हमारे अगेंस्ट में कौन जाता है? चाइना जाता है। ओके, बट कभी ना कभी तो हम पार इससे जाएंगे, लगे रहना है। क्या करना है? यूपीएससी जैसा नहीं कि फिक्स अटेम्प्ट है लगातार आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और यू हैव टू क्रॉस। ओके, अब इंडिया एफर्ट्स के परमानेंट, ये क्वेश्चंस पता है यूपीएससी का, अगर आप पिछले 10 ईयर का रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे, चाहे मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आपको 30-40% का रेशियो देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में? इतना इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हमारे लिए, मतलब हम मतलब इंडिया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं हमारे लिए, इसका मतलब क्या है? इंडिया की बात चल रही है। ठीक है ना, हम सब इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। ओके, तो क्यों है, चलिए थोड़ा सा इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द ऑनगोइंग इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस, ठीक है, यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर। क्योंकि यूएनएससी रिफॉर्म की जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ लैकनेस भी देखने को मिलती है, वीकनेस भी देखने को मिलती है कि भैया यूएन चलो ठीक है, वर्ल्ड्स वाइड्स रेगुलेट करता है, पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसमें वीकनेस भी हैं। जैसे रीजनल, अगर आप लोग लीडरशिप की बात करें तो आपको क्या मिलता है वहाँ पर? थोड़ा सा कम मिलता है कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके बारे में कोई वहाँ बात करता भी नहीं है, या फिर अगर बात हुई 2-3 सेंटेंसेस में बात हुई और पूरा मुद्दा इधर से उधर हो गया। अब जो परमानेंट लार्जर देन कंट्रीज हैं, जिनके पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हीं की बातें आप लगातार देखते जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। इसीलिए यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात चलती है, क्योंकि वहां पर हम क्या चाहते हैं कि सबको, जो रीजनल कंट्रीज हैं, इन्हें भी थोड़ा सा लीडरशिप का चांस या अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो रीजनल लीडरशिप भी होना चाहिए। फिर दीज नेगोशिएशंस एम टू रिफॉर्म एंड एक्सपेंड द यूएनएससी, मेकिंग इट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव। फिर इंडिया इज अ
G4 में ग्रुप, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की ग्रुप 4 की, ये भी चाहते हैं जिसमें ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान आ ही जाता है, जो ईच अदर सपोर्ट करते हैं किसको, यूएनएससी में अपने आप को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। ठीक है, इंडिया इंगेज इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म लाइक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू। ये पॉइंट्स आप दिमाग पे रखिएगा आईपीयू के बारे में, हम लोग किसी रोज इस पे भी डिस्कस करेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू। एक्चुअल में जो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो जिन्होंने फर्स्ट पीस का नोबेल प्राइज पाया था, ठीक है ना, शायद फ्रांस से ही है, हो सकता है मैं थोड़ा इधर उधर हो जाऊं, ठीक है ना। आप पर ये दिमाग में रखिएगा पॉइंट्स कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने बात की थी और बाद में बनाया गया था, जिसमें जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो पार्लियामेंट्री को फॉलो करती हैं, पार्लियामेंट को मतलब आप देखेंगे कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन को जो फॉलो करती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, जिसमें पब्लिक, ठीक है ना, जनता क्या करती है, वोट करती है और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर आपको क्या मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से मिलता है, उन सभी कंट्रीज का एक सेशन होता है, ठीक है ना। सभी कंट्रीज के जो भी स्पीकर्स होंगे या जो भी वहां पे नेशनल का हेड होगा उसे वहां पर बुलाया जाता है। तो अभी इंडिया से पता है कौन गया था, ओम बिरला गए थे। कौन गया था, ओम बिरला गए थे, और ओम बिरला ने जाके वहां पर एड्रेस किया है और बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी और वॉर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक, तो ये पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा आप लोग। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू, एडवोकेट फॉर द कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी। ठीक है, ऑल्सो द पार्ट ऑफ L69 ग्रुप अक्रॉस रीजनल ग्रुपिंग डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ठीक है, और ये सब यूएनएससी रिफॉर्म की बात करते हैं। L69 ग्रुप जानते हैं क्या है, लिख लो इनके बारे में भी। L69 ग्रुप्स वे ग्रुप्स हैं जो कंटिन्यू डेवलपिंग हैं, क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया जो अपने आप को इकोनॉमिकली, डिजिटली, टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग है। अंडर डेवलपिंग कर देंगे तो बेचारे बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ओके, सो कीप रिमेंबर ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी आ जाती हैं कि इंडिया ने परमानेंट सीट्स को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। तो अगर आप मेजर आप रूल्स देखेंगे तो अभी वर्ल्ड में एक पैंडेमिक आया था, क्या नाम था उसका, कोविड। ठीक, तो इंडिया ने क्या किया था, हाँ जी, वैक्सीन दिया था। सबसे पहले हमने किन कंट्रीज को वैक्सीन दिया था, जो इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो वीक कंट्रीज रही हैं, चाहे वो मालदीव्स की बात कर लीजिए आप लोग, ठीक है, अपने जो नेबरहुड्स कंट्रीज, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, या फिर आप उधर चल जाइए वेस्ट इंडीज के आसपास जो आइलैंड मिलते हैं आपको, अब जमैका ओमैका, ठीक, इन सभी कंट्रीज को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ठीक है, फ्री वैक्सीन अवेलेबल करवाया था। बल्कि जब आप डेवलप्ड कंट्रियों के बारे में पढ़ोगे तो डेवलप्ड कंट्रियों ने क्या किया था, अगेंस्ट में जाके उन्होंने अपनी पब्लिक को सिक्योर करने के लिए दुनिया की सारी वैक्सीन को खरीद के अपने पास रख लिया था, और इंडिया जस्ट अपोजिट जाके क्या कर रहा था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आप हमेशा दिमाग में रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो यू हैव टू पुट। इसके अलावा जब भी पीस के लिए हमारी आर्मी की इंपॉर्टेंट अगर नीड लगी है तो हमने वहां पर भी अपनी आर्मी सप्लाई की है। ठीक है, किसी ऑपरेशंस को चलाना हो हमने वहां पर काम किया है। ठीक है, कहीं भी अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकल रिफॉर्म की बात हो, कोई भी कंट्रीज जो अपने आप को फ्रीडम के लिए लड़ रही हो, तो हमने इंडिया ने हमेशा क्या किया, उसको सपोर्ट किया है। आ रही बात समझ में। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में हमेशा रखना ही रखना है, जो हमें यूएन में परमानेंट सीट्स देने के लिए क्या करते हैं, हमारे एफर्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसी कई सारी पॉलिसीज हैं जहां पर इंडिया काम करता है। जैसे अभी टर्की में क्या आया था,
और भूकंप वगैरह आए थे, तब इंडिया ने क्या किया, रिलीफ फंड्स हमने दिया, भेजे भी वहां से अपने डॉक्टर्स, मेडिसिन, सब कुछ भेजा हमने, यहाँ पे स्टाफ का स्टाफ भेजा था। जो कि उसके पहले अगर आप देखेंगे तो टर्की के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, कुछ कमेंट्स पास किया था टर्कीज वालों ने भी। देन आल्सो इंडिया ने एक ब्रदरहुड का, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये जो एक्चुअल में मोदी जी का एक वाक्य है, ठीक है, आपदा में अवसर खोजना, हमेशा मोदी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर खोजना, कि जब आपके पास कोई डिजास्टर आए ना, उस डिजास्टर में आपको क्या ढूंढना है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जस्ट। ठीक है, एक आपको जैसे विराट कोहली का एक बहुत बड़ा सेंटेंस था ना प्रीवियस ईयर था, कि अगर आपके पास 1% चांस भी है तो जस्ट गो फॉर दी रिजल्ट। ठीक है ना, उसमें आपको सेंटी होने का या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो कीप रिमेंबर गाइस। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कम बैक ऑफ कृषि इन भारत। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। चलिए ये बताइए मुझे कि इंडिया में मेजर जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो किस पे डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर पर है। हम जब ब्रिटिशियन से फ्री हुए तो हमारी जीडीपी को आप लोग देखिएगा अलग अलग है, एग्रीकल्चर थोड़ा आपको ज़्यादा डार्क मिलेगा, फिर आपको इंडस्ट्री, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, सर्विस सेक्टर। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक में अगर जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो प्राइमरी कितने सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे, 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, टर्सरी। ठीक है ना, टर्सरी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस, सेकेंडरी क्या हो जाता है, और प्राइमरी क्या हो जाता है आपका, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, तब हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था, हाँ जी, 51। अब आप पिछले डेकेड में जाके देखेंगे तो एग्रीकल्चर का कितना हो गया, हाँ जी, 17% हो गया। ठीक, पॉपुलेशन लगातार कहां जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है क्या, वो क्या हो रही है, आप खुद सोचिए ना, आपके जो ग्रैंडफादर थे उनके पास कितने एकड़ जमीन थी, फिर आपके फादर के पास कितनी बची, अगर सिंगल रहे होंगे तो ठीक है, अगर मिंगल रहे होंगे तो ठीक डिवाइड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अरे कुछ मत लगाओ ना दिमाग, तो यही लगा लो आपकी 47 में हम इंडिया थे, इंडिया से फिर 47 में एक और निकल गया, हमारी खुद की औलाद, पाकिस्तान। ठीक, 1971 में एक और, है कि नहीं। तो अब आप सोचो कि हमारा जियोग्राफिकल एरिया भी बटा कि नहीं बटा, और पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, और नीड्स भी हमारी इंक्रीज होंगी ना। ठीक, लेकिन जो लैंड एरिया है वो आपको देखेंगे तो कम होता गया है। जैसे कोविड में एक स्लोगन चला था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो अगर आप बताओ इंडिया वाले अगर सच में 2 गज की जरूरी मेंटेन करते, 2 गज की दूरी अगर मेंटेन करते तो क्या कर पाते, करोड़ों लोग समुद्र में पहुंच चुके होते। ठीक है ना, मेंटेन करते करते हम तो बस जाते बीच वाले हैं, सोचो जो किनारे वाले होते हैं वो कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स खैर मजाक के लिए था, लेकिन ध्यान रखना है कि अब जो है इंडिया का जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर का, हमें मॉडर्नाइज करके आगे बढ़ाना है। और डाटा ये कहते हैं कि इंडिया में कृषि का कमबैक हो रहा है। कैसे हो रहा है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, the farm sector's share in employment is rising despite India's registering high GDP growth rates in recent years, reversing a decade-old trend of rural India becoming increasingly less literate and to agriculture। चलिए ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग एक पैंडेमिक से निकले, उसका नाम क्या था, कोविड 19। ठीक,
कोविड 19 में मेजर जो पॉपुलेशन रही है कहाँ रहती थी? अर्बन सेक्टर्स पे, ठीक। जो जॉब के लिए इधर उधर रहते थे उन सब ने कहाँ आना जाना शुरू किया? अपने मदरलैंड की तरफ शुरू किया। आप सबने देखा होगा जब 23-24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया था उसके बाद कितने लोग सड़कों से निकले थे। आप लोगों ने भी न्यूज़ देखी है कि नहीं देखी थी? ठीक, कितना थोड़ा सा डरावना एटमॉस्फेयर हो गया था अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हमारे पास आता है एग्रीकल्चर का। क्या आता है कि इंडियन एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि वर्क फोर्स बढ़ा है। क्या बढ़ा है? वर्क फोर्स बढ़ा है, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिला है। किससे? एग्रीकल्चर से मिला है। आ रही बात समझ में? ठीक, क्यों मिला है? थोड़ा सा इसी में एक डाटा है जो कह रहा है कि कृषि भारत में क्या कर रही है, कम बैक कर रही है। ठीक है, एक आपको टर्म्स बार बार देखने को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19, रेफरेंस ईयर 2021 को उठा के देखते हैं। लेटेस्ट सर्वे वॉज वन दैट फॉलोड द कोविड इन indicate lockdowns, the impact of the restrictions on economic activities imposed in the wake of the pandemic first, second waves may will have been reflected in the survey's finding while the curbs were fully lifted from July 2021. Economic scares took the time to heal. ठीक, अब आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज वर स्पेसिफाइड एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द लॉकडाउन्स सिंस द फार्म सेक्टर्स डिडंट सफर एंड डिस्प्यूट्स दैट द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिड। एक्चुअल में आप देखेंगे इंडिया में जब हमने एलिगेशंस भी लगाए थे कोविड 19 में, अगर आप देखेंगे कई सारी चीज़ों पे बैन भी किया गया था, बट जो एग्रीकल्चर एसेंशियल सर्विसेज रही हैं इसमें किसी भी प्रकार की आपको बेंच देखने को नहीं मिलते थे। मतलब गवर्नमेंट्स का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। फिर एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर्स है यहाँ पर आपको जो भी डीजल्स है, पेट्रोल्स है, टेक्नोलॉजी है या जो भी एसेंशियल थिंग्स है वो सर्विसेज देनी है। किसको? फार्मर्स को। क्योंकि अगर फूड चेन ही क्लोज हो जाएगा इंडिया का तो अगर मान लीजिए पैंडेमिक लंबा चला तो खिलाओगे क्या दुनिया को? क्योंकि हमारे पास तो अभी बफर स्टॉक था, उस बफर स्टॉक को हमने खोल दिया और भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों ने खूब खाया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आई। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो सिस्टम है इंडिया का कैसा है? अभी सरप्लस में है। ध्यान रखना है, प्रोडक्शन कैसा भी हमारे यहाँ का सरप्लस में है। जो गवर्नमेंट अभी आप देखेंगे एमएसपी में खरीदती है आपके गेहूं को, आपके राइस को, ठीक है, वो कैसा जा रहा है? अभी सरप्लस में जा रहा है। दैट इज वो बेनिफिट्स हमें दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि अगर आज इंडिया मोर देन 60 to 70 करोड़ लोगों को 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो में, आ रही बात समझ में ना? किसको दे रहे हैं हम? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइंस में जो रह रहे हैं, जो लेबर्स ले रहे हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? क्यों करवा पा रहे हैं? बिकॉज वी हैव दी सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है। और ये चीज़ें ना आए इसीलिए गवर्नमेंट्स लगातार एग्रीकल्चर में स्कीम्स बढ़ाती रहती है। ये तो चलो ये वाला पॉइंट्स हो गया। अनदर पॉइंट ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट्स, ये जो नई वाली गवर्नमेंट है, मोदी जी जब आए थे तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि किसानों की इनकम को हमें क्या करना है? डबल करना है। कब तक? 2022 में, ठीक है। 100% उनको सबसे पहले पक्के मकान देना था, प्लस जो फार्मर्स की इनकम है उसको क्या करना था? डबल करना था। लेकिन उसे हम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। उसका कुछ इम्पैक्ट और भी रहा है, लेकिन जो मेजर पार्ट्स है हमारे यहाँ पर उसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? पहले जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशंस, और आप अभी का डिकेट्स का देखेंगे तो आपको लगातार डाउन्स मिलता है। किसका? एग्रीकल्चर का। लेकिन दूसरे सेक्टर्स को आप देखेंगे तो आपको वहां पर इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे सर्विस सेक्टर्स एज इट इज किसकी तरह हो गया? प्राइमरी सेक्टर जैसा हो गया, ठीक है ना। और इंडस्ट्री वाले को आप देखेंगे तो थोड़ा करके वो अपना बढ़ा है, ठीक है ना। अब यही एक आइडेंटिफिकेशंस होती है डेवलप्ड कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की। जो डेवलप्ड कंट्री होगी उनका आप ये दो सेक्टर्स उठा के देखिएगा, आप हमेशा कहां मिलेगा? आपको टॉप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी के इंपॉर्टेंस की अगर आप देखिए ना अगेंस्ट में, तो ये लोग क्या कर पाते हैं?
एक्सपोर्ट्स कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे पाते हैं, प्रोडक्शंस बढ़ा पाते हैं और वहीं से पैसा ये अर्न करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम इंडियंस वाले हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान कहाँ से आता है? ठीक है, आज आईटी में भले दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोबाइल कंज्यूमर्स हमारे पास है, लेकिन प्रोडक्शंस ना के बराबर है। सब कुछ कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। एग्रीकल्चर्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? अभी बाहर से कर रहे हैं। ठीक, जो कि हम कौन सी कंट्री हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना, तो सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, एक आता है हाउस होल्ड इनकम, जो रूरल एरिया में पाई जाती हैं, कि इनकी इनकम्स के सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनको एक प्रकार से आप हिंदी में कहना चाहेंगे तो जो घरेलू परिवार होते हैं, ग्रामीण घरेलू परिवार होते हैं, इनके इनकम के सोर्सेस क्या होते हैं। आप लोगों ने विलेज देखा होगा, ठीक है, क्या क्या इनकम का मेजर सोर्स क्या होता है? मेजर सोर्स क्या होता है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फार्मिंग करोगे, कल्टीवेशंस करोगे, आपका क्रॉप आएगा, प्रोडक्शंस करोगे, उसको सेल करोगे। ठीक है, आपके पास जो भी एनिमल्स होंगे, गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, उन्हें आप क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे। ठीक, अगर उनको आप सेल आउट नहीं करते हैं तो उनसे बना हुआ प्रोडक्ट है, मिल्क है और दही है, ठीक, घी है, इन सब चीज़ों को आप लेंगे देंगे। ठीक है, अगला क्या है? नॉन फार्म इनकम क्या हो जाती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नॉन फार्म, रूरल बेस, मतलब रूरल में क्षेत्र में आप क्या करते हैं? वेजेस करते हैं। ठीक है, सैलरी एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग एक्सक्लूडिंग सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्राफ्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, रेंट्स, फूड ड्रिंक प्रोसेसिंग। लेकिन ये रेंट वेंट का सेक्टर्स विलेज क्षेत्र में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना के बराबर, ना के बराबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा मेजर पार्ट नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे जो मेले ठेले लगते हैं जिसमें आप लोग कंट्रीब्यूशंस देख सकते हैं कि यहाँ से इनकम्स हो सकती है। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक्स प्रोसेसिंग, ये अब थोड़ा सा मेजर पार्ट में आपको जो देखने को मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए, हाँ जी, बट एग्रीकल्चर में आप फार्मर नहीं कर पा रहा ना, डायरेक्ट मुद्दा ये है कि अमूल तो कर रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी फार्मर का नाम है भूपेंद्र सिंह, तो क्या भूपेंद्र सिंह डायरेक्ट लस्सी बना के मार्केट में सप्लाई कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा, वो तो सिर्फ क्या बेच रहा है? मिल्क ही सेल कर पा रहा है ना। तो जो मेजर जो प्रॉफिट से रेशियो है किसके पास जा रहा है? हाँ, अब आप ये जो कॉर्न का प्रोडक्शन करता है फार्मर्स, वो कितने रुपए केजी में बेचता है? 70, 75। लेकिन वही पॉपकॉर्न जब आप खाते हैं सिनेमा हॉल में बैठ के, इतना छोटा सा, कितने का आता है? 600, 700। ठीक, कितना रहता होगा? कितने ग्राम रहता होगा वो? 100 ग्राम, 150, 200। कौन कमा रहा है प्रॉफिट? है ना। तो ये जो मीडिएटर है ना, उसी को तो अपन को खत्म करना है। ओके, चलिए, फिर अगला है ऑफ फॉर्म इनकम, टेम्परेरी वेज एक्सचेंज एग्रीकल्चर लेबर्स ऑन अदर फार्मर्स लैंड, आल्सो इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स सच एज द चारकोल्स, फ्यूल, वुड, वाइल्ड फ्रूट्स। ठीक है, कितना बिकता होगा ये? अगर आप बड़े किसान हैं तो ठीक है, अगर स्मॉल फार्मर्स हैं तो आप, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी तो है। ठीक है, अगर आपके पास 10 एकड़ लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, पता चला घर में 50 लोग पहले से भी, ठीक है ना, तो 10 कुंटल तो खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कंजप्शंस भी है यहाँ पर, बट इस इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 0% शेयर ऑफ एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि अगर कोई हाउस होल्ड्स है तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का कितना ज़्यादा उनमें कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो आप उठा के देखोगे तो पंजाब का भी आपको थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कम ही देखने को मिलेंगी। और ये न्यूज़ कौन देता है, मतलब आपको सोर्स कहाँ से मिलता है? तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, नाबार्ड देता है। ये क्वेश्चंस कई बार हमसे पूछ लेता है कि रिपोर्ट्स कौन आउट करता है, पब्लिश करता है, तो ध्यान रखना है कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है ना, क्योंकि नाबार्ड है ही किसके लिए? रूरल
एग्रीकल्चर बैंक से रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स शेयर ऑफ वर्क फोर्स। इसी से हम ये कह रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या करना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, जैसे एलपीजी कब आया था इंडिया में? 91 92 में आया था। ठीक है, अब उसके बाद से आप उठा के चीज़ों को देखिएगा तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कितना वर्क फोर्स लगा हुआ था? 64.6। ठीक, फिर आते हैं आप 23 24 में कितना मिलता है आपको? 46.1 मिलता है। ठीक, बीच में आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा डाउन मिलेगा, यहां पर भी आपको थोड़ा सा डाउन मिलेगा। तो इसी मेजर्स पे जो NSSO है, जानते हैं क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को क्या करता है? पब्लिश करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, NSSO एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को पब्लिश करता है। ठीक है, जिसमें आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स भी देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मेजर पॉइंट्स आपको ये ध्यान देना है कि जब प्रीवियस 2018-19 की बात करेंगे, ठीक है, या 1920 की हम बात करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि कोविड आता है, तो आप देखेंगे कि वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज क्यों हुआ होगा? मेंटेलिटी, देन और भी मेजर रीजंस होते हैं। देखो, मेंटेलिटी तो है ही, सेकंड रीजंस कैन बी इकोनॉमिक ऑल्सो। ठीक, क्योंकि अगर आप अर्बन एरिया में रह के 15,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, वही अगर आप अपने रूरल एरियाज में 8,000 भी अर्न कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट एंड इक्वल, है कि नहीं है? प्लस आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं विलेज में? कम हो जाते हैं। जैसे आज आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ से आप 200 किलोमीटर दूर जाइए गांव में किसी, आपका एक्सपेंडिचर्स आज अगर मान लीजिए कितना रहा है, 400 रहा है, तो विलेज में जाते ही वो 40 रुपीज हो जाता है, या हो सकता है वो भी, होता है कि नहीं होता है? सिक, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। ओके, चलिए अब कुछ इनकम्स पार्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स का, अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि जैसे इधर देखते हैं अपन PLFS डाटा फॉर द 2023-24 स्टेट विद द हाइएस्ट शेयर ऑफ देयर लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इंक्लूडेड। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कितना बड़ा है? 63.8%। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपको 61.6%। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आएंगे तो 55.9, बिहार में आएंगे तो 54%, हिमाचल में आएंगे तो आपको 54%, राजस्थान में भी 51, झारखंड भी 50। अमंग द ओन्स विथ रिलेटिवली अगर आप देखेंगे लो शेयर्स विथ गोवा सबसे कम है, केरला 27, पंजाब 27.2, हरियाणा 27.5 आसपास ही है, तमिलनाडु 28, वेस्ट बंगाल 38.2 है। द रीजन फॉर एन इकोनॉमिक हुज साइज हैज ग्रोन फ्रॉम 1.82 ट्रिलियन डॉलर इन 2011, और अगर आप 2016 में देखेंगे तो मेजरली क्या हुआ है? जस्ट बड़ा है। ठीक है, प्लस अगर आप 2023 में आएंगे तो आपको कितना मिलता है यहाँ पर? 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है ना, ये किसका डाटा है? वर्ल्ड बैंक का। हैविंग टू डिपेंड्स मोर ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड बी अ सब्जेक्ट टू डिबेट अमॉन्ग द इकोनॉमिक्स, बट मेजर रीजन ये है कि 2050 तक अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन कहां तक पहुंच जानी है? हाँ जी, इंडिया की मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं। हाँ, और अगर किसी भी प्रकार के नेसेसरी या एसेंशियल सर्टेन स्टेप्स नहीं लिए गए तो आपको पॉपुलेशंस का और ज़्यादा लार्जर देन नंबर्स देखने को मिलेंगे, जो थोड़ा सा डरावने होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, सो कीप रिमेंबर
आने वाला जो टाइम पीरियड है वो किसका है? एग्रीकल्चर का ही होने वाला है। या जिसके पास एग्री लैंड होगी ही विल बी द किंग। जैसे पहले होता था ना, वैसे नेक्स्ट भी होने वाला है। अगर घर में जमीन है तो उसको सेल आउट नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है? सेल आउट नहीं करना है। ओके, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है? अब हमने यहाँ पर एक डेटा की बात की थी जिसका नाम था PLFS। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? PLFS कहते हैं। इसे कब लॉन्च किया गया है? 2017 नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ने किया है। और फर्स्ट रिपोर्ट इसने कब दी थी? 2019 में दी थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है मार्केट में, वो हमेशा हमारे लिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट मीन्स जो भी गवर्नमेंट नया लेके आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका डाटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन अब आप देखेंगे तो जो PLFS है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्या करता है? एस्टिमेट देता है किसका? एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का। पॉइंट टू बी नोटेड, किसका किसका देता है? एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें LFPR है, WPR है, UR है। ये पॉइंट्स आपको इसलिए दिमाग में रखना है, साथ साथ में करंटली वीकली स्टेटस के लिए देखना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, पोवर्टी है, ठीक है ना, ये इंडियन UPSC के सिलेबस का अभिन्न अंग है। मतलब आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो ये वर्ड्स आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सो कीप रिमेंबर। अगला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। और कल को जब आप IAS बनोगे ना तो दिन भर यही करना है। ठीक है, क्या करना है? आपको क्या लगता है IAS बनने के बाद क्या होता है? ठीक है, यही करना है दिन भर कि लेबर्स की रिपोर्ट्स क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट्स है, जो प्रधानमंत्री रूरल आवास योजनाएं चल रही हैं उनमें कितना मिल, नरेगा मनरेगा में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। जो हम लोग बेसिक रोजगार गारंटी की बात करते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इंडियंस में, उसमें जितने 120 की बात करते हैं, लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनका अकाउंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करप्शन कहाँ पे, यही चीजें तो आपको देखनी है बाद में। ठीक है, तो ध्यान देना है, इतना आसान, ठीक है, बनना आसान है? वो भी आसान नहीं है। अब मैंने पॉपुलेशंस की बात की ना अभी, तो सोच लो आपकी कितनी लड़ी लड़ाई है। ठीक है, तो आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, कैन बी, अगर सही आप वे पे चलेंगे तो। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, 0% ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स, जो कि किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? आपकी पॉपुलेशंस के ऊपर। ठीक है, फिर देन क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, कि जो लोग काम कर रहे हैं, 0% ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन, जो कि आपके पॉपुलेशन में निकलना है। फिर अगला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसमें 0% ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड जो बैठे हुए हैं, पर्सन इन द लेबर फोर्स। ठीक है ना। फिर अगला है करंटली वीकली स्टेटस, जिसको हम लोग कहते हैं CWS, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द 7 डेज बिफोर द सर्वे। यानी सर्वे जब हुआ है उसके बिफोर 7 डेज में आपने कितने डेज काम किया है, कितने आवर्स काम किया है, यह भी आपके एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, बता सकते हैं आप लोग? कि विलिंग टू वर्क। हाँ, द पर्सन विल कॉल्ड। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स दिमाग में अपने रखना है कि अ पर्सन जो लगातार किसकी जॉब में है, ठीक है ना, सर्च आउट कर रहा है, ठीक है ना, प्लस उसको किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, दैट विल कॉल। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए, तो ये पॉइंट्स है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, PLFS। तो ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं अपन। सोलर इंपोर्ट्स कुड सोअर टू
$3 billion as India target 2030 renewable goals। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल्स एनर्जी की जब जब हम बात करेंगे ये पॉइंट्स आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। जिसमें इंडिया का 2030 तक टारगेट है कितने गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का? 500। कितना? 500। ठीक, अभी करंट का बता सकते हैं आप लोग कितना है? 450 है, और 2030 तक हमें 500 पाना है। तो फिर हमने जो 2030 क्यों रखा है? हाँ, चलिए फिर देखते हैं। चलिए, तो इंडिया में थोड़ा सा सोलर एनर्जी मार्केट के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा उसको क्लियर करो आप, ठीक है। डाउट है, वरना मोदी जी क्यों परेशान होते इतना ज़्यादा। इसको 500 की जगह हम 1000 कर देते, ठीक, क्योंकि कितने ईयर बाकी हैं अभी 2030 को? 6 ईयर तो मान लो, चलो 5th ईयर तो है मोटा मोटा, क्योंकि 2024 कितना बचा है, आज सोओगे और हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट की बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वेस्ट इंडिया में अकाउंट्स फॉर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और आपको साउथ इंडिया, ओके। जिसमें आपको देखना है कि 2027 के बाद तक आपका जो मार्केट साइज है सोलर एनर्जी का और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिसमें हम लोग रूफ सोलर एनर्जी की भी बात करते हैं, प्लस सोलर पैनल तो लगातार इंडियन गवर्नमेंट लगा ही रही है, ठीक है। जिसमें चार्जिंग भी है, हीटिंग भी है, इलेक्ट्रिक जनरेशन भी है, और आपका लाइटिंग वाला मामला आ ही जाता है, ठीक है। इंडियाज एम्बिशंस गोल इन इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 may drive the country's annual solar equipments import to the around $30 billion, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ये ध्यान में रखिएगा देवी जी, खासकर कि एग्जाम हॉल में ये हमसे पूछा जाएगा, प्लस ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने डॉलर का है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है अभी। हाँ जी, डॉलर का। तो हमारे पास अगर मान लीजिए सबका सब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? हम्म, कम हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन्हें ज़्यादा ज़्यादा क्या करें? मैन्युफैक्चर्स करें। क्या करें? मैन्युफैक्चर्स करें, ठीक है ना। लेकिन सबसे आगे जो बढ़ रहा है वो कौन है हमारे सामने? हाँ जी, चाइनीज गुड्स, ठीक है ना। जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कहता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GTRI कहते हैं। ये थिंक टैंक हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर इंडिया टू डेवलप अ सेल्फ रिलायंट सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, particularly in key areas such as, ठीक है, पॉलीसिक्लोन एंड वाटर प्रोडक्शन, विदाउट विच इंडिया में कंटिन्यू टू फेस हाई इंपोर्ट कास्ट। आ रही बात समझ में कि हम क्या चाहते हैं कि जो हाई इंपोर्ट कॉस्ट है उससे बचें, और कोशिश ये करें, जो हमारे यहाँ का थिंक टैंक है, बौद्धिक समूह, ये चाहता है कि इंडिया क्या करे? खुद फिक्स करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद लगाए और करे। लेकिन इतना आसान है क्या? हाँ जी, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट अब अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इनिशिएटिव लाइक द PLI स्कीम्स टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। GTRI फाउंडर Ajay Srivastava pointed out that these efforts have had limited impact as they continue to rely heavily on imported inputs. The report noted that India's solar manufacturing sectors is still in its infancy, with most projects dependent on imported ready to use solar module, ठीक। बट हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं सब कुछ इंपोर्ट करके ही हमें नहीं लाना है। ग्लोबल शिफ्ट टू वर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया हैवली रिलायंस सोलर पावर, ठीक है। जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, अगर आप देखेंगे, अब तक हमारे पास रिन्यूएबल कैपेसिटी इंडिया की बात करें, अभी मैं 10 अक्टूबर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, अब ध्यान से लिख लेना इसको, है, ठीक है। हमारे पास अप्रोक्स सोलर पावर का है 90.76 गीगावाट। कितना है? 90.76 है,
ठीक है ना। यानी अगर हम ईयरली कितने परसेंट निकालें, अभी 13 था। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 25, 26, 27, 28, 29 में अगर हम कितना और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तब जाके हम कहाँ पहुँचेंगे, 500 गीगावाट। ठीक है ना, ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है अपन को। तो ये सोलर एनर्जी की बात करें तो कितना गीगावाट आता है, 90.76 आता है। हाइड्रो पावर की बात करें तो 46.92 आता है। विंड पावर की बात करें तो 47.36 आ जाता है। स्मॉल हाइड्रो पावर्स की बात करेंगे तो 5.07 आपको गीगावाट देखने को मिलेगा। और बायो पावर की बात करेंगे तो 11.32 गीगावाट। इनको अगर आप टोटल करोगे ना, तो आपको अप्रोक्स कितना मिलता है, 200। क्योंकि 46, 57, तो इनको 100 मान लो आप, प्लस ए 90, इन दोनों को थोड़ा प्लस करो तो आपको कितना मिलेगा, अप्रोक्स 200 गीगावाट, जब हम सारी रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड कर देते हैं। ठीक, लेकिन जब हम ओनली सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो कितना है, हाँ, तो ये डाटा फोटो क्लिक कर लो आंख में। ठीक है ना, और अगर इसका आप लिख सकते हैं, दैट विल बी गुड। आ रही बात समझ में। तो नियरली 90% ऑफ इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स असेंबलिंग मॉड्यूल्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट सेल्स। हो सकता है आपने ये लाइन पढ़ रखी हो। ठीक है, अच्छा, ग्रीन एनर्जी वाला है, ओके। विथ ओनली 15% local value additional. The report said the added that only a few Indian companies manufacture solar cells at the commercial scale. Non-producers solar cells from scratch using domestic materials. ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट लगातार इनको क्या करेगी, पोस्ट करेगी कि भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या की जाए, बढ़ाई जाए। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, पक्का ना। क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाँ जी, और गुड, एंड आप भी ऐड कर दो, ओके। चलिए ठीक है, तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट्स राइज इन अप्रैल सितंबर पीरियड्स। ठीक, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपको अपने माइंड्स में रखना है कि इंडिया में जब तक ऑटोमोबाइल्स या कार्स व्हीकल्स हमारे घर घर सबके पास नहीं पहुंच जाएगी, तब तक ये लगातार मार्केट क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। ठीक है ना, डिक्रीज होने की कोई प्रायोरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस कंटिन्यूअस एक ही चीज है कि हमारा जो इनकम सोर्सेस है वो बढ़ता रहे, ओपन रहे, स्टेबल रहे, उसके नीचे ना जाए। ठीक है ना, अगर नीचे जाएगा तो आप सेल आउट करने लगोगे। ओके, तो ध्यान रखना है, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन फर्स्ट 6 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 rose 14% year on year, led by gains in shipment of passenger vehicle of the two wheelers as for the सियाम डाटा कहता है ऐसा। ठीक है ना, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल भी आपको 12% आपको बढ़ा मिलेगा, थ्री व्हीलर्स भी आपको 1% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, मतलब टू व्हीलर्स में आप देखेंगे तो कितनी ग्रोथ मिली है अपन को, 16% मिली है। और पैसेंजर्स व्हीकल्स में भी आपको कितना मिलता है, आपको 12% का मिला हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ध्यान रखना है मार्केटिंग का। क्योंकि आप कुछ कंट्रीज को आप उठा के देखोगे ना, जिन्होंने केवल मोटर व्हीकल बना बना के अपनी जीडीपी को इतना स्ट्रांग कर रखा है कि पूछो नहीं। जैसे आप कोरियाज कंट्रीज को उठा लीजिए, उनके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही है ना। जैसे मारुति सुजुकी की आप कार्स देखेंगे तो सब तक कहाँ देखने को मिलती हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रहा है इनका सेल हाउस। बट उनकी जीडीपी आप देखो टॉप लेवल पर है। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे तो हम आगे चल के भी क्या कर पाएंगे, है ना। सो पॉइंट्स रखना है। चलिए अब आगे आते हैं, इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लिख लो इसको। एक्स जनरल इज इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, न्यूली inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto greets people after taking oath in Jakarta on Sunday।
तो जब भी हमारा कोई नेबर्स या आसपास का भी नेबर्स कंट्रीज़ में जब भी कोई कंट्री का हेड चुना जाए, बना जाए, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी स्ट्रेटजिक पॉलिसी, ठीक है ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी नेबरहुड पॉलिसीज़ हम पे रिफ्लेक्ट करती हैं। क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ कई चीज़ों में कोलैबोरेट होके चलता है, चाहे आप कल्चरल उठा लीजिए, इकोनॉमिकल उठा लीजिए, टूरिस्ट को उठा लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को उठा लीजिए। इंडोनेशिया फिर इसके साथ साथ जियो स्टैटिक और जियो पॉलिटिकल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक मेजर सा क्वेश्चंस जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको फोकस में रखना है, ठीक है, कि ये कौन सी कंट्री भैया, इंडिया। और इंडिया का ही इधर आपको क्या मिलता है, अंडमान निकोबार मिल जाता है, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इंडोनेशिया मिल जाता है। ठीक है, और इंडोनेशिया और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा डिग्री चैनल आ जाता है आपका, सवंग पोर्ट और आपका 6 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल क्वेश्चंस होता है लेकिन ये पूछे जाते हैं, हमसे ध्यान रखना है। कितने डिग्री चैनल है, 6 डिग्री। और वहीं पर अंडमान निकोबार के बीच से कौन ऐड करता है, कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। और आपको कौन सा पोर्ट पॉइंट मिलता है यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब जब हम ये मैप दिखाने का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो जाती है कि हमारे लिए ही ये जियो पॉलिटिकल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और साथ में जियो स्टैटिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और खासकर जब हम सी लाइंस की बात करते हैं, सी बॉर्डर की बात करते हैं, तब भी इंडोनेशिया का मेजर रोल होता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो चाइना ना केवल बॉर्डर्स बल्कि सी बॉर्डर्स में भी अपना इन्फ्लुएंस लगातार क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। ठीक है, और वहां पर इंडियन गवर्नमेंट्स को क्या करना होता है, अलर्ट होना है कि भैया ये वाला जो एरिया है ना, वो हमेशा क्या रहे, सिक्योर रहे। क्या रहे, सिक्योर रहे। क्योंकि जब आपका पड़ोस सिक्योर रहेगा ना, आपका बाउंड्रीज सिक्योर रहेंगी, तभी आप आराम से क्या कर पाएंगे, घर में सो पाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए बाहर का दरवाजा बंद करके आप सोएंगे तो क्या होता है, बार बार नींद खुलेगी, कुत्ते घुसेंगे हैं, एनिमल्स आ जाएंगे, जंगली जानवर आएंगे कि नहीं आएंगे, हो सकता है चोर भी आ जाए, कोई हो सकता है अटैक भी आपके ऊपर कर दे। तो ये पॉइंट्स भी अपन को दिमाग में रखना है। ठीक है, खैर ये मैं बहुत छोटी छोटी बातों से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये वो देखो, चोर का लेवल बढ़ जाता है बस। यहाँ पर छोटे चोर की हम बात करें, लेकिन वहां पर चोर का लेवल क्या होगा, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। ओके, चलिए, तो क्या क्या पढ़ा हमने, हाँ जी, नॉफेड के बारे में, फिर सिक्योरिटी काउंसिल्स, फिर सोलर पैनल, और इंडोनेशिया, और बस इतना ही देखा। तो कोई डाउट यहाँ से नहीं है, पक्का। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।